हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम अपना अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टॉपिक्स की बात करते हैं तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि कंपनीज को कैसे क्रिएट किया जाता है और कंपनी में को शुरू करने के लिए हमें कैसे शेयर्स को इशू करना है, कंपनी में कैसे डिबेंचर्स को इशू करना है, वो सब किया। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन को हम कह सकते हैं कि लिक्विडेशन को वाइंडिंग अप भी कहा जाता है और लिक्विडेशन को कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनीज को मतलब जो कंपनी हमने स्टार्ट की थी। और कंपनी हम कैसे स्टार्ट करते हैं? कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी का जैसे क्रिएशन लॉ के द्वारा किया जाता है, इन द सेम मैनर कंपनी का जो टर्मिनेशन है वो भी लॉ के द्वारा ही किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर लॉ की बात कर रहे हैं तो वो लॉ कौन सा होता है? दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। सो लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड। तो लिक्विडेशन हम किसे कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी को ख़त्म कर देते हैं या कंपनी जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन इसको अगर हम अपनी लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स liquidation or winding up of the company is a legal term and refers to the procedure through which the affairs of the company are wound up by law। कि लॉ के द्वारा ही कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके, ठीक है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद कंपनी अपने आप को वाइंड अप कर सकती है। Winding up of the company has been defined in the Companies Act 2013 as the process। देखिए, वैसे मेन जो हमारा लॉ है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन बाद में कंपनी एक्ट के अंदर जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहे तो अमेंडमेंट्स भी होती रही, नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती रही हैं लॉ में। तो अब हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट कौन सा है? दिस इज़ 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लिक्विडेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द मेंबर्स। कि कंपनी की जो है लाइफ उसको एंड किया जाता है, एक प्रोसेस जिसमें कंपनी की लाइफ को एंड किया जाता है मतलब ख़त्म किया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टी को कंपनी में यानी कि जितने भी एसेट्स हैं वो एसेट्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ एडमिनिस्टर करते हैं? क्रेडिटर्स और उसके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर लेनदार हैं। और मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर जिन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है। ठीक है। An administrator called the liquidator is appointed and he takes control of the company, collects its assets, pays its debts and finally distributes any surplus is left among the members in accordance with their right। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट। इसमें आपको बताया है कि जो भी यहाँ पर काम करता है, लिक्विडेशन का काम करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और उस पर्सन को कहा जाता है लिक्विडेटर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि लिक्विडेशन का काम है। लिक्विडेशन के काम के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है ही इज कॉल्ड लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर क्या करता है कि वो कंपनी का कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले लेता है। कब? जब कंपनी का डिसोल्यूशन होना है या कंपनी का वाइंड अप होना है। तो वो क्या करेगा? कंपनी की एसेट्स को कलेक्ट करता है और एसेट्स को कलेक्ट करने का मतलब है कि एसेट्स को सेल करता है, सेल करके सारा कैश कलेक्ट करता है और उस कैश से क्या करता है? बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी लायबिलिटीज दी हैं, जितनी भी डेट्स हैं, उन डेट्स को क्लियर करता है। और उसके बाद डेट्स को क्लियर करने के बाद, सारी लायबिलिटीज को क्लियर करने के बाद अगर फाइनली कोई सरप्लस बचता है तो सरप्लस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर वो सरप्लस किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स। तो कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स या आप जिसे कह सकते हैं ऑनर्स। तो सबसे पहले लायबिलिटीज को पूरा करना है। लायबिलिटीज को पूरा करने के बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो वो मेंबर्स को, मेंबर्स मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उनके राइट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी जिसका जितना राइट बनता है उसके अकॉर्डिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो लिक्विडेटर देखिए एक पर्सन है जो कि बाहर से अपॉइंट किया जाता है, वो कंपनी का पर्सन नहीं होता। एक थर्ड पर्सन बाहर से आता है, मतलब ना तो वो कंपनी के अंदर क्रेडिटर है, ना कंपनी के अंदर डेटर है, ना कंपनी के अंदर वो शेयर होल्डर है, ना कंपनी के अंदर डायरेक्टर है। उसका कंपनी के अंदर कोई भी रोल नहीं है। एक वो बाहर से एक आउटसाइडर है, उसको अपॉइंट किया गया है। क्यों ऐसे आउटसाइडर को अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि उसका कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर उसका कंपनी में कोई ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो अनबायस्ड होकर, मतलब बिना भेदभाव के काम करेगा, वो ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करेगा कि जितनी भी कंपनी की एसेट्स होंगी उसको सही प्राइस के ऊपर, सही मूल्य के ऊपर बेचने की मार्केट में कोशिश करेगा, और वो बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पैसे से वो कंपनी की लायबिलिटीज को पूरा करेगा। ठीक है। तो लिक्विडेशन को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर हम इसको और सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर लिक्विड का क्या मतलब होता है? कैश। ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का मतलब है कि कंपनी के अंदर सब चीज को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। लिक्विड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? दैट एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू द कैश। देखिए जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बिजनेस के अंदर या कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। तो कैपिटल किस फॉर्म में होता है? कैश फॉर्म में। लेकिन खाली कैश से कोई भी बिजनेस नहीं होता, कोई भी कंपनी खाली कैश से नहीं चलाई जा सकती। किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ हमें एसेट्स खरीदनी पड़ती है। ठीक है। वो एसेट्स खरीदते हैं, उन एसेट्स की हेल्प से हम बिजनेस चलाते हैं, और जब बिजनेस चलाते हैं तो उनसे हमारी लायबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं। तभी एक बिजनेस को की पोजीशन दिखाने के लिए हम उसकी बैलेंस शीट दिखाते हैं कि एक बिजनेस के अंदर या एक कंपनी के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो होती हैं लायबिलिटीज या होती हैं एसेट्स। ठीक है। और दोनों को टोटल इक्वल दिखाते हैं कि जितनी कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल है उतनी कंपनी, या जितने कंपनी के पास इतनी एसेट्स अवेलेबल है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर सकती हैं। इसीलिए दोनों का टोटल जो है वो हमेशा बराबर दिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन जब हमने बिजनेस को शुरू किया, कैश आया, कैपिटल आया, कैश आया, उस कैश को हमने एसेट्स में कन्वर्ट किया। लेकिन अब हमने क्या करना है? कंपनी को वाइंड अप करना है, मतलब बंद करना है। तो बंद करने के लिए अगेन रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि जो हमने एसेट्स खरीदी थी उन एसेट्स को मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है, कैश में रियलाइज कराया जाता है, और जब वो कैश में रियलाइज हो जाती हैं, कैश आ जाता है, तो उस कैश से जितनी भी कंपनी के अंदर लायबिलिटीज हैं वो सारी कैश में पेमेंट कर दी जाती है। तो यानी कि हर चीज जो है, कंपनी की एसेट्स भी और कंपनी की लायबिलिटीज भी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कैश का मतलब होता है लिक्विड। सो इट इज कॉल्ड द लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है। A company cannot die a natural death as it is a creation of law। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है। तो अगर कंपनी का क्रिएशन बाय लॉ हुआ है तो उसकी भी डेथ जो है वो नेचुरल नहीं होती, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय लॉ। ठीक है। और वो लॉ क्या है कि ये हमें एक्ट में एक प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके ही कंपनी अपना लिक्विडेशन कर सकती है। और वो प्रोसेस को पूरा करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उस पर्सन को हम कहते हैं लिक्विडेटर। ठीक है। तो लिक्विडेटर का मेनली क्या काम होता है? फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि एक कंपनी के अंदर क्या है? बैलेंस शीट है। ठीक है। बैलेंस शीट में दो साइड्स हैं, वन इज एसेट, वन इज लायबिलिटी। तो लिक्विडेटर ने क्या करना है? एसेट साइड से जितनी भी उसको एसेट्स मिल रही हैं उन एसेट्स को मार्केट में सेल करना है, कैश रियलाइज कराना है, और वो कैश रियलाइज होगा जितना भी, उससे लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को पे करना है। ठीक है। और लायबिलिटीज को पे करने के बाद अगर कंपनी के पास फिर भी लिक्विडेटर के पास कैश बच जाता है तो कंपनी के मेंबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मेंबर्स का मतलब है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में। ठीक है। तो अगर कंपनी का क्रिएशन बाय लॉ है देन इट इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ कॉल्ड लिक्विडेशन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडेशन। द कंपनीज कम्स टू एन एंड ऑन लिक्विडेशन, द नेम ऑफ द कंपनी स्ट्रक
off from the register of the company maintained by the registrar of the company and the affairs of the company are wound up। कि जब कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है तो कंपनी का नाम, जो कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है जहां पर कंपनी को रजिस्टर किया गया था, वहां पे जो रजिस्ट्रेशन का काम करता है उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में कंपनी के नेम को स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। स्ट्रक ऑफ करने का मतलब है कि काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि अब कंपनी जो है वो खत्म हो गई है, उसका एंड हो गया है, तो उसके नेम को स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। एंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप। इसका मतलब है कि कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, अफेयर्स मतलब कंपनी जो भी काम कर रही है, वो सब कंपनी के काम खत्म हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। देन वी टॉक अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिक्विडेशन। फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए आता है एनी कंपनी व्हेन फाउंड नेसेसरी कैन बी लिक्विडेटेड। कि कोई भी कंपनी अगर ज़रूरी लगता है तो वो अपना लिक्विडेशन कर सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली इंसॉल्वेंट कंपनी शुड बी लिक्विडेटेड, समटाइम्स इवन सॉल्वेंट कंपनीज आर लिक्विडेटेड। कि कोई भी कंपनी लिक्विडेशन कर सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इंसॉल्वेंट कंपनी ही लिक्विडेशन करेंगी। इंसॉल्वेंट कौन सी होती हैं? जो कि अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में अनेबल होती हैं, सक्षम नहीं होती, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकती, जिसे आप कहते हैं कि जैसे इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकल जाना, ठीक है ना, दिवालिया हो जाना। तो अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई है, मतलब अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकती, तो उसको लिक्विडेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो सॉल्वेंट है, मतलब अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकती हैं, बट स्टिल वो भी अपना लिक्विडेशन कर सकती है। Liquidation of a company should be distinguished from the insolvency of a trader or a firm। और जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ये लिक्विडेशन अगर इंसॉल्वेंसी पर है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब कि अगर वो अपने डेट्स को पे करने में अनेबल है, तो ये जो इंसॉल्वेंसी एक ट्रेडर की और एक फर्म की वो डिस्टिंग्विश होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमने पहले शुरू में जब अकाउंट्स में पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस और जो बिजनेस का ऑनर होता है, दोनों की जो एंटिटी है वो सेपरेट होती है। बोथ हैव द सेपरेट एंटिटी, मतलब दोनों का अस्तित्व अलग है, आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते अगर दोनों की एंटिटी जो है वो सेपरेट है। इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी भी उनकी सेपरेट होगी। अगर ट्रेडर इंसॉल्वेंट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फर्म भी इंसॉल्वेंट हो, और अगर फर्म इंसॉल्वेंट हुई है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडर भी इंसॉल्वेंट हुआ हो, ठीक है। In case of insolvency, a trader or a firm is entitled to start business above. They are not forced to discharge the unpaid balances of the past business out of the earnings of the fresh business। अगर मान लीजिए वो नया बिजनेस, ट्रेडर नया बिजनेस शुरू कर लेता है, तो उसको जो उसका पुराना बिजनेस था, वो पुराने बिजनेस की जो नए बिजनेस से जितनी भी अर्निंग हुई है, तो पुराने बिजनेस की जितना भी अगर उसका अमाउंट कोई पेंडिंग रहता है, तो उसको वो अनपेड बैलेंसेस को पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ द लिक्विडेशन अ कंपनी इज क्लोज डाउन फॉर एवर, इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी में बी ओनली वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लिक्विडेशन। बट लिक्विडेशन में क्या होता है कि कंपनी जो है हमेशा के लिए बंद हो जाती है, और कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी, कंपनी में जो इंसॉल्वेंसी है, दिवालियापन जो है, ये एक मेन कारण हो सकता है लिक्विडेशन का। हमेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी मोस्टली कई जो कंपनीज का लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन में इंसॉल्वेंसी मेन रीज़न हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। When liquidation takes place, assets of the company are realized, capital is collected, and the out of proceeds claims of creditors are settled. If any surplus is left, it is returned to the shareholder of the company according to their rights। तो ये प्रोसीजर बताया है कि लिक्विडेशन में होता क्या है। जब लिक्विडेशन होता है तो एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर रियलाइज, की कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको रियलाइज करा जाता है। रियलाइज कराने का मतलब है कि मार्केट में सेल करके उनको कैश में कन्वर्ट किया जाता है, कैश में रियलाइज कराया जाता है। कैपिटल इज कलेक्टेड, कैपिटल का मतलब है कि अगर कोई अनपेड कैपिटल है, ठीक है, अनपेड कैपिटल का देखिए क्या है कि जब हमने कैपिटल का, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था,
जब हमने चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर्स में हमने कैपिटल की टाइप्स पढ़ी थी। कैपिटल की टाइप्स अगर आपको ध्यान होंगी, ऑथोराइज कैपिटल था, सब्सक्राइब कैपिटल था, कॉल्ड अप था, पेड अप था, अनपेड था, ठीक है। और एक हमने सबसे लास्ट में जो पढ़ा था दैट इज द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या था कि कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी रिजर्व में रखती है। रिजर्व में रखने का मतलब क्या है कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी या कंपनी को कोई इमरजेंसी होगी, कंपनी ने कोई पेमेंट करनी होगी, तो कंपनी उस कैपिटल के हिस्से को मंगा सकती है, ठीक है। क्योंकि एक शेयर हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जाता है, तो जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में शेयर्स को कॉल कर रही है तो उसमें जो एक हिस्सा है कंपनी वो रिजर्व कैपिटल में रखती है, और रिजर्व कैपिटल को फिर वो यूज़ कहाँ करती है, यहाँ लिक्विडेशन पे। अगर कंपनी के पास कोई रिजर्व कैपिटल पड़ी है तो वो कैपिटल कलेक्ट की जाती है। देखिए सब जगह से पैसा इकट्ठा किया जाता है, क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ से कैश आ गया। कैपिटल, जो भी कैपिटल है अनपेड है, अभी तक कॉल नहीं, नॉट अनपेड, अनकॉल्ड है, अभी तक कॉल नहीं की, रिजर्व में रखी है, उसको कलेक्ट किया जाता है। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड, आउट ऑफ द प्रोसीड मतलब कि यहाँ इन दोनों से जो कैश आया है, कंपनी की एसेट्स को सेल करके और कैपिटल को कलेक्ट करके जो भी कैश आया है, उन प्रोसीड्स में से क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटल किया जाता है। द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स आर सेटल्ड, ठीक है। तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके क्लेम्स को सेटल करते हैं, और वो सारे क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटल करने के बाद इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट, अगर कोई सरप्लस बचता है, इट इज रिटर्न टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। तो वो किसको चला जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और लेकिन शेयर होल्डर्स को ऐसे नहीं है कि बराबर बांट देते हैं, वो कैसे बांटते हैं, जिसका भी जितना राइट बनता है, जितना अधिकार बनता है, उस अधिकार के अनुसार वो अमाउंट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। The job of realizing various assets and paying various liabilities in a systematic manner is performed by a person called liquidator। ये अभी आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लिक्विडेशन का काम कौन करता है, लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर ने फिर क्या करना है, उसका जॉब क्या होगा, रियलाइजिंग वेरियस एसेट्स, की जितनी भी कंपनी के अंदर एसेट्स हैं उनको रियलाइज कराना, मतलब कैश में कन्वर्ट करना। एंड पेइंग वेरियस लाइबिलिटीज, और फिर जो कैश आ गया उससे जितनी भी कंपनी के अंदर वेरियस लाइबिलिटीज है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, एक सिस्टम से जो है वो पूरा करना। ऐसा नहीं है कि लिक्विडेटर पहले अपनी मर्जी से किसी को भी पेमेंट कर देगा, बाद में किसी और को करेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर लिक्विडेटर की मर्जी नहीं चलेगी, कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी, शेयर होल्डर की मर्जी नहीं चलेगी। वहाँ पे लॉ ने एक प्रोसीजर बताया है, ठीक है, कंपनी लॉ ने एक प्रोसेस बताया है, एक सिस्टमैटिक मैनर बताया है कि सबसे पहले किसको पेमेंट की जाएगी, उसके बाद किसका नंबर आएगा, थर्ड स्टेप पे किसको पेमेंट करेंगे, फोर्थ स्टेप पे किसको करेंगे, और सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद, यानी कि सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पूरा होने के बाद अगर कैश बचता है तो शेयर होल्डर्स को देना है, तो कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो एक सिस्टमैटिक मैनर है। वो सिस्टमैटिक मैनर हम आगे फर्दर अपने लेक्चर में करेंगे। तो उस मैनर के, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है लिक्विडेटर ने पेमेंट्स करनी होती है। द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेशन, इट इज नॉट लिक्विडेशन, इट इज लिक्विडेटर। द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर डिपेंड्स अपॉन द mode of liquidation. This is mode, not made. The appointment of liquidator depends upon the mode of liquidation. कि लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि लिक्विडेशन का मोड क्या है, कि किस तरीके से लिक्विडेशन किया जा रहा है। क्योंकि लिक्विडेशन की भी टाइप्स होती हैं, तो जिस भी टाइप से लिक्विडेशन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। देन कम्स मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी की लिक्विडेशन के मेथड्स क्या हैं? As per section 270 of Companies Act 2013, a company can come to an end by any of the following ways. ठीक है, कंपनी में मोड ऑफ लिक्विडेशन क्या है? बाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल एंड वॉलेंट्री बाइंडिंग अप। लिक्विडेशन दो तरीके से हो सकता है, वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। की ट्राइब्यूनल एक तरीके से एक आप बेंच कह सकते हैं, एक ऐसा जजेस का या ऐसे एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है कि ऐसा कोई, अगर किसी का कोई झगड़ा है, उनका सेटलमेंट के लिए या उनकी जजमेंट के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्राइब्यूनल।
और इसकी जो जजमेंट है वो सबको माननी होती है। एक होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की कंपनी अपनी इच्छा से अपना वाइंड अप कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल से वाइंडिंग अप कैसे होता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 271 ऑफ ए कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल इफ कंपनी में ट्राइब्यूनल कब वाइंड अप करता है। द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। कंपनी अपने डेट्स को पूरा करने में अनेबल है, मतलब अपने लाइबिलिटीज को वो पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो पूरी नहीं कर सकती। द कंपनी हैज़ अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। और कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो ट्राइब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। अगर ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया तो भी ट्राइब्यूनल के द्वारा ही वाइंड अप किया जाएगा। The company has acted against the interest of the sovereignty and the integrity of India। या कंपनी ने कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे देश की यानी कि भारत की अखंडता या उसकी एकता के अगेंस्ट हो। ठीक है, अखंडता और प्रभुता के अगर अगेंस्ट है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ऐसा कोई काम किया है, यानी कि भारत के अगेंस्ट ऐसा कोई इलीगल काम किया है, तो भी ट्राइब्यूनल कंपनी को ऑर्डर कर सकता है कि वो अपना वाइंड अप करे। If the company has not filed financial statements or annual returns of the preceding 5 consecutive financial year। अगर कंपनी ने अपनी कोई पिछले 5 सालों से लगातार पिछले 5 सालों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की है। ठीक है, हर एक कंपनी को अपने हर साल जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब उसका क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट होती हैं, या जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती हैं, और भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कंपनी को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं वहाँ ऑफिस में फाइल करनी होती है। ठीक है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। लेकिन अगर पिछले 5 सालों से कंपनी डिफॉल्टर है, कंपनी ने ऐसी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया, तो कंपनी को ऑर्डर कर सकता है ट्राइब्यूनल वाइंड अप करने के लिए। If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable or that the company should be wound up। और अगर ट्राइब्यूनल को किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से ये लगता है कि उसका ये ओपिनियन है कि अगर कंपनी अपना वाइंड अप करे, अपने आप का एंड करे, तो वो सबके लिए जस्ट होगा, इक्विटेबल होगा। जस्ट मतलब कि सबके लिए न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, सबके जो भी उस कंपनी से रिलेटेड पार्टीज हैं वो सबके लिए जस्टिफाई होगा। अगर कंपनी अपना वाइंड अप करे तो ट्राइब्यूनल उसको वाइंड अप करने का ऑर्डर कर सकता है। इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ फ्रैडुलेंट मैनर और द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रैडुलेंट और अनलॉफुल पर्पसेस और द पर्सन्स कंसर्न्ड इन द इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट। ठीक है, अगर कंपनी जो है वो कंपनी के अंदर कोई फ्रैडुलेंट मैनर, मतलब कोई ऐसा धोखाधड़ी की गई हो, कोई धोखा दिया गया हो, ठीक है, कोई गलत काम चल रहा हो, या कंपनी वॉज फॉर्म्ड फॉर फ्रैडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पसेस, और कंपनी बनाई ही इसीलिए गई है कि कोई धोखेबाजी करने के लिए या कोई ऐसा गैर कानूनी काम करने के लिए। ठीक है, और कंपनी के अंदर जो भी मैनेजमेंट है जो और उसके मेंबर्स हैं, अगर वो किसी फ्रॉड की या मिसकंडक्ट के गिल्टी पाए जाते हैं, उसके अपराधी पाए जाते हैं, तो भी ट्राइब्यूनल जो है कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। उसके बाद आता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी क्या होता है कि कंपनी खुद अपनी इच्छा से अपना वाइंड अप करना चाहती है। अभी तो कंपनी को ऑर्डर किया था ट्राइब्यूनल ने, लेकिन यहाँ पर कंपनी अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वैच्छिक जो होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। अंडर सेक्शन 304 of Companies Act 2013, the winding up of company can also be done voluntarily by the members of the company if कब कब हो सकता है, कंपनी अपनी इच्छा से कब कर सकती है, अगर कंपनी के मेंबर, द कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब विशेष प्रस्ताव पास कर लिया कि कंपनी के सभी मेंबर्स चाहते हैं कि कंपनी का वाइंडिंग अप हो, तो कंपनी अपना वाइंड अप कर सकती है। देन
The company in its general meeting passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period of its duration. अगर देखिए कोई कंपनी किसी खास एक टाइम पीरियड लिखा हुआ था कि कंपनी इतने टाइम पीरियड के लिए ही चलाई जाएगी, एक ड्यूरेशन दिया कि इतनी ड्यूरेशन के लिए ही कंपनी काम करेगी, ठीक है। अगर वो ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, मतलब वो ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाता है, वो टाइम पूरा हो जाता है, तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल, एक नॉट स्पेशल, एक सिंपल रेजोल्यूशन पास करके कि ये बताकर कि जितने पीरियड के लिए उसको शुरू किया गया था वो पीरियड अब एक्सपायर हो गया है, तो कंपनी अपना वाइंड अप कर सकती है अपनी इच्छा से। इफ एनी फिक्स बाय इट्स आर्टिकल्स और अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन रिस्पेक्ट of which the articles of association provide that the company should be dissolved, या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा है, ठीक है, कि या कोई ऐसा खास इवेंट हो जाए, कि कोई खास ऐसा अकरेंस हो जाए, कोई कैसी हैपनिंग हो जाए कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है तो कंपनी अपने आप को डिसॉल्व कर सकती है। अगर कंपनी का मान लीजिए ड्यूरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन किसी खास इंसिडेंट जो कि कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में मेंशन किया है कि वो अगर इंसिडेंट हो गया, उसका अकरेंस हो गया, तो कंपनी डिसॉल्व हो सकती है। तो इन केस अगर वो हो जाता है तो भी कंपनी अपना वाइंड अप कर सकती है अपनी इच्छा से। नेक्स्ट आता है स्टेप्स फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जाता है, कंपनी अपनी इच्छा से कब अपना जो है लिक्विडेशन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आज कंपनी ने सोचा कि अपना वाइंड अप किया जाए और कल कंपनी वाइंड अप हो जाए और कल वो बंद कर दे कंपनी, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर में समय लगता है, टाइम लगता है। तो वो प्रोसीजर भी हमें लॉ में बताया है कि अगर कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना चाहती है तो लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी वो कैसे कर सकती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या करना है, कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग विद 2 डायरेक्टर्स और बाय अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, की सबसे पहले तो एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें 2 डायरेक्टर्स या ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं। Pass a resolution with a declaration by the directors that they have made an inquiry into the affairs of the company, and that have done so, they have formed the opinion that company has no debts or that will be able to pay its debts in full from the proceeds of the assets sold in the voluntary winding up of the company। कि डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और डायरेक्टर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, और उस रेजोल्यूशन के अंदर वो एक डिक्लेरेशन देते हैं, मतलब डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी की सारे अफेयर्स को उन्होंने ध्यान से देखा है, उनको अच्छे से इंक्वायर किया है, और कंपनी जो है पूरी अपनी सॉल्वेंसी की पोजीशन में है। सॉल्वेंसी की पोजीशन का मतलब कि कंपनी अपने डेट्स को, कंपनी के जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करने में एबल है, सक्षम है, और कंपनी में कि जितने भी एसेट्स अवेलेबल हैं उन एसेट से कंपनी अपने डेट्स को पूरा कर सकती है और वो अपना वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना चाहती है। अगर इंसॉल्वेंसी होगी तो इंसॉल्वेंसी के केस में तो ट्राइब्यूनल ही कंपनी को ऑर्डर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अपने आप वाइंडिंग अप करना चाहती है तो उसे अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंसी की पोजीशन में है और वो अपने डेट्स को क्लियर कर सकती है। Also fix a date, place, time and agenda for a general meeting of the company after 5 weeks of the board meeting। और बोर्ड मीटिंग के 5 वीक्स के बाद वो एक 5 वीक्स के बाद की एक डेट फिक्स करती है, एक प्लेस, टाइम और एजेंडा। वो एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। जनरल मीटिंग किसकी होती है, जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। सबसे पहले तो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते हैं और उस अपनी डिक्लेरेशन किस चीज़ का, सॉल्वेंसी का, ठीक है, सॉल्वेंसी की पोजीशन को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद एक डेट, टाइम और प्लेस और एजेंडा फिक्स करते हैं जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग फिर वो किसके साथ करते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ। कितने टाइम के बाद, 5 वीक्स का, ठीक है। इशू नोटिस इन राइटिंग कॉलिंग फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी प्रपोजिंग द रेजोल्यूशन। फिर वो एक नोटिस इशू करते हैं जिसमें कहते हैं कि वो रेजोल्यूशन उन्होंने ऐसा प्रपोज किया है, मतलब प्रस्ताव रखा है। अभी वो जनरल मीटिंग के अंदर ऐसा नहीं कहते कि हमने प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया, अभी वो
क्योंकि कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की भी कंसेंट ज़रूरी है, उनको उनकी, क्योंकि वो ओनर्स हैं। तो फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमने कंपनी का जो है वाइंड अप करने के लिए या लिक्विडेशन करने के लिए ऐसा प्रस्ताव, वो प्रस्ताव रखते हैं, अभी उसको डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, इन द जनरल मीटिंग पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन for winding up of company by ordinary majority or special resolution by 3/4 majority. The winding up shall commence from the date of passing this resolution. और फिर उस मीटिंग में, जो जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स के साथ, वहाँ पर एक ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि 3/4 मेजोरिटी के साथ होता है, वो पास किया जाता है। और फिर उस डेट से जो है कंपनी का वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है। जिस डेट को वो मीटिंग हुई है और जिस डेट को वो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन पास करने की डेट से कंपनी का वाइंड अप जो है वो शुरू हो जाता है। कमेंस का मतलब कि वो स्टार्ट हो जाता है। देन ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इज टू बी कंडक्टेड। और या तो सेम डे ही या फिर उससे अगले दिन क्रेडिटर्स की मीटिंग भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन है, कंपनी के लेनदार हैं। तो कंपनी के जो लेनदार हैं, कंपनी से जिस पार्टी ने पैसा लेना है, उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है कि कंपनी जो है अपना वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रही है, तो उनके ओपिनियन को भी देखा जाता है। ठीक है, if majority of creditors of the company are of the opinion that it is in the interest of all the parties to wind up the company, the voluntary winding up can be exercised। और क्रेडिटर्स मतलब मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स, अगर ज़्यादातर क्रेडिटर्स को भी यही लगता है कि कंपनी अगर वाइंड अप कर रही है और वो सभी पार्टीज के बेस्ट इंटरेस्ट में है, मतलब किसी को उसमें लॉस नहीं है, तो वो ऐसा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकते हैं। इफ द कंपनी कैन नॉट मीट ऑल इट्स लाइबिलिटीज ऑन वाइंडिंग अप, द कंपनी मस्ट बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। लेकिन यहाँ पर अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी जो है अपनी सारी लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रही है, तो फिर कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप नहीं कर सकती, फिर इट मस्ट बी वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल। फिर वहाँ पर कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ट्राइब्यूनल की ज़रूरत पड़ती है। देन within 10 days of passing of resolution for winding up of company, file a notice with the registrar for the appointment of liquidator। और जब सब हो गया कि सबने ओके कर दिया कि कंपनी अपना वाइंड अप कर सकती है, तो उस रेजोल्यूशन को पास करने के 10 दिन के अंदर ही कंपनी जो है एक नोटिस फाइल करती है रजिस्ट्रार से, और फिर रजिस्ट्रार जो है कंपनी के अंदर एक लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करता है। और लिक्विडेटर का काम क्या होता है, कंपनी में लिक्विडेशन करना। Then within 14 days of passing of resolution for winding up of company, give a notice of the resolution in the official gazette and notice in newspaper। और रेजोल्यूशन पास, कंपनी का जो वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन था, उसके पास होने के 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो रेजोल्यूशन का नोटिस जो है कंपनी के ऑफिशियल गैजेट में, जो कि ऑफिशियल गैजेट एक इशू होता है, और ऐसा ही नोटिस कंपनी को न्यूज़पेपर में भी देना होता है कि ये कंपनी जो है अपना वाइंडिंग अप कर रही है। ठीक है, पब्लिकली उसे डिक्लेयर करना होता है। देन विद इन 30 days ऑफ जनरल मीटिंग फॉर वाइंडिंग अप, फाइल सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास फॉर द वाइंडिंग अप। और 30 दिन के अंदर ही जो भी जनरल मीटिंग हुई है, उस के 30 डेज के अंदर ही कंपनी को अपनी सर्टिफाइड कॉपीज, जो कि उसने रेजोल्यूशन पास किया है, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, वो फाइल करनी पड़ती हैं। देन वाइंड अप अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फिर कंपनी को अपने जितने भी अफेयर्स मतलब कंपनी का जो काम चल रहा था, जो भी कंपनी का काम चल रहा था, उन सबको कंपनी को क्या करना होता है, वाइंड अप करना होता है। एंड प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स अकाउंट्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड गेट द सेम ऑडिटेड। और फिर वही उसे प्रिपेयर करने पड़ते हैं अकाउंट्स, वो लिक्विडेटर को देने पड़ते हैं, और कंपनी का वाइंड अप जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है, और फिर वो उसे अपने अकाउंट्स ऑडिट भी कराने होते हैं। ठीक है, देखिए अकाउंट्स वो सारे उसको लिक्विडेटर को भी देने होते हैं, क्योंकि कोई लिक्विडेटर जब अपॉइंट किया जाता है तो लिक्विडेटर एक आउटसाइडर है,
अब लिक्विडेटर को नहीं पता कि कंपनी की पोजीशन क्या है, तो कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी के अंदर कितनी एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी एक से लिक्विडेटर को लेनी पड़ती हैं, और कंपनी को ज़रूरी है वो सारे अकाउंट्स बनवाना और वो सारे अकाउंट्स ऑडिट करके लिक्विडेटर को देना। ठीक है, देन कॉल फॉर द फाइनल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, फिर फाइनली एक और जनरल मीटिंग कंपनी की कॉल की जाती है। उसके बाद पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड द प्रिपेयर ऑफ द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी व्हेन अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बाउंड अप एंड इट इज़ अबाउट टू बी डिसॉल्व। फिर कंपनी के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, वो सारे स्पेशल रेजोल्यूशन में दे दिए जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि कंपनी जो है इट इज़ अबाउट टू डिसॉल्व। विद इन 2 weeks ऑफ फाइनल जनरल मीटिंग द कंपनी of the company file a copy of account and file application to the tribunal for passing an order of dissolution। और फिर वो जो भी उनकी जनरल मीटिंग हुई है उसके 2 हफ्ते के अंदर उन्हें अपने अकाउंट्स की कॉपी जो है और एप्लीकेशन, ठीक है, अपने लिक्विडेशन की एप्लीकेशन और अपने अकाउंट्स की एक कॉपी ट्राइब्यूनल को देनी पड़ती है, ताकि ट्राइब्यूनल देखे, अकाउंट्स में से चेक करे कि कंपनी की सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है। ठीक है, और साथ में एप्लीकेशन देते हैं कि वो अपना वाइंड अप करना चाहते हैं, और ट्राइब्यूनल से कहते हैं कि वो ऑर्डर पास करे, किस चीज़ के लिए, डिसोल्यूशन के लिए। इफ ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड एंड ऑर्डर डिसॉल्विंग द कंपनी इज पास्ड विद इन द 60 days ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। और ट्राइब्यूनल को लगता है कि ठीक है, कंपनी की पोजीशन सॉल्वेंसी की है, लेकिन वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रही है, उसको कोई ऐसा उसमें कुछ डाउट नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो 60 डेज के अंदर अंदर, जो जब उसने एप्लीकेशन रिसीव की थी वाइंड अप करने की, तो उनको वो ऑर्डर कर सकती है कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, द कंपनी लिक्विडेटर वुड देन फाइल अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। फिर कंपनी का लिक्विडेटर क्या करता है, एक कॉपी कंपनी के जो ऑर्डर उसको ट्राइब्यूनल से मिल गया डिसोल्यूशन का, ठीक है, वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देता है कि अब हमें कंपनी मतलब ट्राइब्यूनल से कंपनी के लिक्विडेशन का ऑर्डर मिल गया है, और वो कंपनी के रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया जाता है। The registrar on receiving the copy of the order passed by the tribunal then publish a notice in the official gazette that the company is dissolved। और उसके बाद जब रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार को ट्राइब्यूनल से कॉपी मिल जाती है कि ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है ट्राइब्यूनल ने, ठीक है, तो वो एक पब्लिकली नोटिस निकाल देते हैं, किसमें, ऑफिशियल गैजेट में, जो कंपनीज का एक ऑफिशियल गैजेट होता है, और उसमें बता दिया जाता है दैट द सो एंड सो कंपनी इज डिसॉल्व्ड। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। उसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। वैसे वो मैंने आपको बता ही दिया कि एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, बट स्टिल पढ़ लेते हैं। चलिए, अंडर सेक्शन 275 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द मेंबर्स मस्ट अपॉइंट वन और मोर लिक्विडेटर्स एंड फिक्स हिज और देयर रेम्यूनरेशन। इफ वाइंडिंग अप continues for more than 1 year, the liquidator should call the general meeting of the company and should place his acts and dealing regarding the realization of assets etc। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 275 के अकॉर्डिंग कंपनी के मेंबर्स को एक या एक से ज़्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट किया कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी को के मेंबर्स अपना कंपनी लिक्विडेशन के लिए एक या एक से अधिक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। और जब लिक्विडेटर देखिए काम करता है, तो लिक्विडेटर काम के बदले में पैसा भी लेता है। ठीक है, तो वो काम के बदले में जो भी पैसा लेता है उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है। तो जब मेंबर्स लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं तो उसका रेम्यूनरेशन भी फिक्स करते हैं। और अगर ये लिक्विडेशन का काम 1 साल से ज़्यादा चलता है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो जाता है लिक्विडेशन का काम करते हुए, तो लिक्विडेटर को क्या करना चाहिए, एक जनरल मीटिंग कॉल करनी चाहिए। ठीक है, और उस जनरल मीटिंग के अंदर जितना भी उसने अभी तक 1 साल में काम किया है, कि कितनी एसेट्स को उसने कैश में रियलाइज कराया या कितनी उसने पेमेंट्स कर दी हैं, वो सारी रिपोर्ट उसे उस जनरल मीटिंग में शो करनी चाहिए। किसे, कंपनी के मेंबर्स को, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स ने लिक्विडेटर्स को लिक्विडेशन के काम के लिए अपॉइंट किया है, और उसके बदले में वो उसको रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं।
As soon as the affairs of the company are fully wound up, the liquidator will place his full account known as liquidator final statement of account। कि जैसे ही कंपनी के अंदर ये लिक्विडेशन का काम हो जाता है, ठीक है, और लिक्विडेटर सब कुछ कर लेता है, तो लिक्विडेटर एक अकाउंट बनाता है, ठीक है, और उस अकाउंट को क्या कहा जाता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कि फाइनली जो उसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया है कि कितने उसने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट किया और उस कैश से कितनी उसने लाइबिलिटीज को पे किया, तो वो सारा उसमें वहां पर वो लिखता है, ठीक है। तो फाइनली क्या बनाया जाता है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड विल परफॉर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी की जाती हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में जब हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो अभी तक हमने थ्योरी का ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिकल में हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर अकाउंट बनाना होता है, एंड दैट अकाउंट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और वही फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बहुत सिंपल है कि एक तरफ आपने लिखना है कि उसने एसेट्स को सेल करके कितना कैश लिया और उस कैश से कितना उसने पेमेंट्स की हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स। कंपनी के अंदर जो ये वाइंडिंग अप है वो तीन तरीके से है, कंपल्सरी है, वॉलेंट्री है और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स है, ठीक है। एक वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स है, एक वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा अब तक, बट स्टिल चलिए हम पढ़ते हैं फिर भी। ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। कोर्ट कब रेजोल्यूशन पास करता है, इफ बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन द कंपनी हैज रिजॉल्व टू बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। कि अगर कोर्ट ने ही कह दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि कंपनी ने वाइंड अप करना है, तो कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। इफ द डिफॉल्ट हैज बीन मेड बाय द कंपनी इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार और इन होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन कोर्ट क्यों पास करेगा, ठीक है, क्यों करेगा, अगर कंपनी किसी काम में डिफॉल्टर है। किस काम में डिफॉल्टर है, अगर कंपनी ने अपनी कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो कि उसने डिलीवर करनी थी या रजिस्ट्रार को के पास उसने भेजनी थी, अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो उसने की थी, उस मीटिंग की अगर कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट उसे सबमिट करनी थी और वो उसने अभी तक सबमिट नहीं की है, उसमें वो डिफॉल्टर है, तो कोर्ट जो है उसको वाइंड अप करने का ऑर्डर कर सकता है। इफ द कंपनी सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर और डज नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट द इनकॉर्पोरेशन। कि जब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है लेकिन रजिस्टर होने के 1 साल तक कंपनी ने अपना कोई काम शुरू नहीं किया या अपने बिजनेस को 1 साल तक सस्पेंड रखा, मतलब 1 साल तक कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। एक तो शुरू होने के बाद कंपनी ने 1 साल में कोई काम स्टार्ट नहीं किया, कि कंपनी रजिस्टर हो गई लेकिन रजिस्टर होने के 1 साल तक कोई काम नहीं किया, या 1 साल तक कंपनी, 1 साल से ज़्यादा तक कंपनी ने अपने बिजनेस को सस्पेंड रखा है, मतलब कुछ काम नहीं किया, तो भी कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर कर सकता है। देन वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स कब कर सकते हैं, if the period fixed for the duration of the company has expired or an event of occurrence of event on which the company has to wound up and the company in the general meeting passes the ordinary resolution requiring the company to be wound up वॉलेंटरली। ये हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी अगर कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए शुरू की गई थी, अगर वो स्पेसिफिक टाइम एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, उस स्थिति में दूसरा, या कोई लिखा गया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि कोई स्पेशल इवेंट होगा, उसकी अकरेंस होने पे कंपनी अपना वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकती है, ठीक है, या अपने जनरल मीटिंग में उसने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी वो अपना वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकती है। एक आता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं कंपनी के लेनदार। सो द कंपनी शैल कॉल द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स इज टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे और द डे फॉलोइंग टू विच द कंपनी विल होल्ड द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। तो क्रेडिटर्स की मीटिंग भी बुलाई जाती है, क्रेडिटर्स से भी पूछा जाता है। तो क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी अगर सॉल्वेंसी की पोजीशन में है
तो कम ठीक है, वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकती है। लेकिन अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी अपने डेट्स को पूरा नहीं कर सकती, तो क्रेडिटर्स उसे ट्राइब्यूनल के थ्रू वाइंड अप करने के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट इफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर रिड्यूस्ड बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और बिलो 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके मेंबर्स 7 से कम हो जाएं और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाए, तो भी कोर्ट जो है उनको कंपल्सरी वाइंड अप करने के लिए कह सकती है। If according to the court of law it is just and equitable that the company should wound up। और कोर्ट को अगर लगता है कि कंपनी अगर अपना वाइंड अप करे तो वही सबके लिए जस्टिफाई होगा, जस्टिस होगा, तो भी कंपनी उनको कंपल्सरी वाइंड अप करने के लिए कह सकती है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स इच्छा से कब होगा? ऑन पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन members voluntary winding up applies to the solvent companies and declaration of solvency is necessary। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं मेंबर्स अपना, लेकिन वो तभी कर सकते हैं अगर कंपनी सॉल्वेंट है और कंपनी को अपनी सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन करना भी ज़रूरी है। ठीक है। और क्रेडिटर्स कब करते हैं? इट अप्लाइज टू ओनली इंसॉल्वेंट कंपनीज। क्रेडिटर्स कब करेंगे? अगर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है। Committee of inspection, the court may at the time of making the winding up order at any time thereafter direct that there shall be appointed a committee of inspection to act with the liquidator to keep a general watch over the acts of liquidator। कई बार कोर्ट जो है अगर कंपल्सरी वाइंडिंग अप किया जाता है तो कोर्ट एक ऐसा कमेटी भी बना देती है, उसे कहा जाता है कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। वो इंस्पेक्ट करती है। अब वो किसको इंस्पेक्ट करेगी? लिक्विडेटर को, क्योंकि लिक्विडेटर लिक्विडेशन का काम कर रहा है तो उसको भी उसके ऊपर भी वॉच रखना है, उसको भी मॉनिटर करना है कि वो ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं। तो उसको सुपरवाइज करने के लिए जो कोर्ट है एक कमेटी बना देती है और उस कमेटी को कहा जाता है कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि लिक्विडेटर के काम को इंस्पेक्ट करती है। देन in case of voluntary winding up by the members देर इज नो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पर इंस्पेक्शन कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी जो है वो सॉल्वेंसी की पोजीशन में है और कंपनी ने ऐसा डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है। और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स के केस में द क्रेडिटर्स में अपॉइंट अ कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ नोट मोर देन 5%। कि क्रेडिटर्स अगर क्रेडिटर्स की तरफ से वाइंडिंग अप किया जा रहा है तो वो चाहे तो ऐसा कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन बना सकते हैं, और अगर वो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन बनाते हैं तो उसमें 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। देन सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती हैं कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के टाइम पर जो भी कंपनी ने पेमेंट करनी है, ठीक है, एक तो एसेट्स को सेल करके कैश आएगा। लिक्विडेटर ये देखता है कि कहाँ कहाँ से कैश कलेक्ट किया जा सकता है जिस कैश को वो पेमेंट्स करने के लिए यूज़ करे। ठीक है। तो लिक्विडेटर का जब ये काम है ये चेक करना कि कहाँ कहाँ से उसने कैश कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो उसके पास ऑप्शन क्या है? एसेट्स को सेल करके वो कैश को कलेक्ट कर सकता है। दूसरा, कंपनी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरीज वही होती हैं जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास अगर रिजर्व कैपिटल पड़ी है, यानी कि अभी कंपनी ने पूरा अमाउंट, कुछ ऐसे शेयर्स की कैटेगरी है कि पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया, अनकॉल्ड कैपिटल है, तो कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर लिक्विडेटर उस अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल कर सकता है शेयर होल्डर से। कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब कई बार ऐसे शेयर होल्डर्स भी होते हैं जो अपने शेयर्स को फुली पेडअप कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो लिक्विडेटर है लिक्विडेशन के टाइम पर ऐसी कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट बनाता है कि कौन से ऐसे लोग जो हैं कंपनीज की लाइबिलिटीज को पे करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज in case of binding up by the court settles the list and has power to make call on contributors। तो कोर्ट के पास ही ये राइट है कि कोर्ट ही ये लिस्ट बनाता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होंगे और उन कॉन्ट्रीब्यूटरीज से कोर्ट कॉल कर सकता है।
और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स में द लिक्विडेटर सेटल्स द लिस्ट, यहाँ पर लिक्विडेटर जो है वो लिस्ट बनाता है और उन कॉन्ट्रीब्यूटरीज से कॉल्स को किया जाता है। और क्रेडिटर्स के केस में द लिक्विडेटर सेटल्स द लिस्ट, और यहाँ पर भी लिक्विडेटर ही वो लिस्ट बनाता है और कॉन्ट्रीब्यूटरीज से कॉल किया जाता है अमाउंट को पे करने के लिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको पता चलेंगी जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा चांस हो सकता है कि आपको ये अभी थ्योरी में उतना ज़्यादा क्लियर अभी चीज़ें ना समझ में आए, बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको क्लैरिटी टॉपिक वाइज जो है वो होती चली जाएगी। देन मीटिंग टू बी कॉल्ड बाय द लिक्विडेटर, the court may direct the liquidator to call meetings of the creditors or the contributors to ascertain their wishes। ठीक है, लिक्विडेटर अपने जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग को कॉल कर सकता है और पूछ सकता है कि वो क्या चाहते हैं। और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में द लिक्विडेटर टू कॉल मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स और द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू असरटेन देयर विशेस, तो यहाँ पर भी लिक्विडेटर कर सकता है, मीटिंग कॉल कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज की या क्रेडिटर्स की, उनकी इच्छा जानने के लिए। ऐसे ही क्रेडिटर्स के केस में भी लिक्विडेटर टू कॉल मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स और टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज टू असरटेन देयर विशेस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कोर्ट डायरेक्ट करता है लिक्विडेटर को मीटिंग कॉल करने के लिए, बाकी दोनों केसेस में लिक्विडेटर मीटिंग्स को कॉल कर सकता है क्योंकि वहाँ पर कोर्ट का कोई रोल नहीं है। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि कैसे लिक्विडेटर ने अपना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, उसका तरीका क्या होगा, कैसे उसने एसेट से कैश रियलाइज करना है, और जब कैश रियलाइजेशन हो जाता है तो कैसे एक सिस्टमेटिक मैनर में उसने उस पेमेंट को करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।